नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। और आपका जो सीटेट का एग्जाम होता है उसमें आपके कोहलबर्ग हैं, वाइगोत्स्की हैं, जीन पियाजे हैं। इन तीनों मनोवैज्ञानिकों से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पत्रों को अवश्य हल किया करें। इससे आपको अपनी तैयारी का लेवल पता चलता है, आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है और प्रश्न कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, और ये सारी जानकारियाँ आपको प्रश्न पत्रों से मिलती हैं। तो प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए, प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पत्र हल करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको डेली प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपके लिए कंटेंट पर वीडियो भी लेके आती हूँ। अभी मैंने आपको जीन पियाजे पर वीडियो दी है। आज हम कोहलबर्ग पढ़ेंगे और अगली वीडियो में वाइगोत्स्की पर लेके आऊँगी। फिर इन्हीं तीनों, ये जो तीन मनोवैज्ञानिक हैं, इनसे जो भी प्रीवियस ईयर्स में प्रश्न बने हैं उन सब प्रश्नों की सीरीज पर भी मैं आपको वीडियो दूंगी। तो आप चैनल पर बने रहें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी किया करें, लाइक कमेंट भी जरूर किया करें। तो चलो शुरुआत करते हैं। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो ये जो कोहलबर्ग थे, इन्होंने जो अध्ययन किया था, तो बच्चों पर अध्ययन किया था। और ये अध्ययन इन्होंने 10 से 16 वर्ष तक के बच्चों से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करके प्रतिपादित किया। कोहलबर्ग के अनुसार जब बालक को नैतिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है तो उनकी तार्किकता अधिक महत्वपूर्ण होती है, ना कि अंतिम निर्णय। अब इसका क्या अर्थ है कि जो तर्क होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और ना कि अंतिम निर्णय। तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ और ये कहानी कोहलबर्ग ने बच्चों को सुनाई थी। बच्चों को मतलब उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ सुनाते थे और फिर उनसे वो प्रश्न पूछते थे। उन्हीं में से एक कहानी है हिंज नाम के व्यक्ति की। तो मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगी, लेकिन आपको इस कहानी के माध्यम से जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए मैं आपको कहानी को बहुत शॉर्ट में सुनाऊंगी। तो आप ज़रूर सुने और वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। ये अध्ययन एक हिंज नाम का व्यक्ति होता है, यानी कोहलबर्ग ने एक कहानी सुनाई कि एक हिंज नाम का व्यक्ति होता है और उसकी पत्नी को एक भयंकर बीमारी होती है। आप ऐसा मान के चलिए कि उसको एक प्रकार का कैंसर होता है और उसकी पत्नी के लिए एक दवा है और वो दवा एक व्यक्ति के पास है और कहीं भी मतलब दूसरी वो दवा नहीं है। यानी उस व्यक्ति के पास जो दवा है, उस व्यक्ति ने भी वो दवा बहुत मेहनत से बनाई है और बहुत पैसा भी खर्च किया है उस दवा को बनाने के लिए। तो हिंज अपनी पत्नी के लिए उस दवा को लेने के लिए उस व्यक्ति के पास जाता है, लेकिन वो व्यक्ति उससे पैसे मांगता है और हिंज के पास उतने पैसे नहीं होते हैं। तो फिर वो उस व्यक्ति से बहुत रिक्वेस्ट करता है लेने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति उसे वो दवा नहीं देता है, क्योंकि उसने भी वो बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई है। तो फिर उसको भी पैसे चाहिए। हिंज वापस आ जाता है। फिर वो अपनी पत्नी को देखता है तो फिर उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं उसको वो दवा नहीं मिली तो वो मतलब उसकी पत्नी मर जाएगी। फिर वो सोचता है कि उस दवा को वो कैसे ले, तो उसको फिर कोई भी मतलब रास्ता नहीं दिखाई देता है। तो फिर वो उस दवा को चोरी करके लेके आता है। लेकिन चोरी करने करके लेके आता है उससे पहले हिंज क्या है, नैतिक दुविधा में फंसता है। यानी वो सोचता है कि उसको चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर वो चोरी करता है तो ये अनैतिक कार्य है, और अगर वो चोरी नहीं करता है तो फिर उसकी पत्नी मर जाएगी। यानी इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा तर्क करता है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग का यही मानना है कि मतलब वो एक दुविधा में फंस जाता है और उस दुविधा में वो जो तर्क करता है कि उसको चोरी करनी चाहिए, नहीं चोरी नहीं कर सकता वो, क्योंकि ये अनैतिक कार्य है, नहीं उसको चोरी करनी चाहिए क्योंकि अगर वो चोरी करके उस दवा को नहीं लेके आता है तो उसकी पत्नी क्या है, मर जाएगी। तो इस तरीके से फिर वो बच्चों से प्रश्न पूछते थे कहानी सुना के कि क्या हिंज को चोरी करनी चाहिए थी तो या फिर नहीं करनी चाहिए थी। इस तरीके से वो प्रश्न पूछते हैं। तो उस प्रश्न के पूछने से जो बच्चों में जो तार्किक निर्णय लेते हैं बच्चे, जो तर्क करते हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ना कि अंतिम निर्णय। जैसा कि हिंज ने लिया अंतिम निर्णय, उसने चोरी करने का लिया, लेकिन उससे पहले की अवस्था। आशा करती हूँ आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ और कोहलबर्ग ने भी मतलब क्या समझाने की कोशिश की है।
कोहलबर्ग ने धारणा बनाई कि बालक अपनी विकास की अवस्थाओं में 3 स्तरों से गुजरकर अपनी नैतिक तार्किकता की योग्यताओं को विकसित कर पाते हैं। यानी कोहलबर्ग का मानना था कि बच्चे का जो नैतिक विकास है वो 3 अवस्थाओं से गुजरता है। वो 3 अवस्थाएं कौन-कौन सी हैं? इस सब पर हम चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं और डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीज़ें। वीडियो के अंत तक आप अवश्य बने रहें। नैतिक विकास की अवस्थाएं। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है, लेकिन इन्होंने 2-2 अवस्थाओं को एक साथ रखकर उनके 3 स्तर बना दिए हैं और ये अग्रलिखित हैं। सबसे पहली है प्राक रूढ़गत नैतिकता का स्तर। इसके 2 लेवल हैं, आज्ञा एवं दंड की अवस्था, अहंकार की अवस्था। इनको अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। दूसरी है रूढ़गत नैतिकता का स्तर। इसको भी 2 भागों में बांटा है, प्रशंसा की अवस्था, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। ये जो प्राक रूढ़गत नैतिकता का स्तर है, इसको पूर्व प्रारंभिक या पूर्व नैतिक अवस्था या पूर्व रूढ़वाची चरण भी बोलते हैं। इस तरीके से आपका पूछ लिया जाता है। और तीसरी अवस्था है आपकी उत्तर रूढ़गत नैतिकता का स्तर। उसको भी 2 भागों में बांटा है, सामाजिक समझौते की अवस्था और विवेक की अवस्था। अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। आपकी अवस्था है प्राक रूढ़गत नैतिकता का स्तर। सबसे पहली अवस्था है जब बालक किसी बाहरी तत्व या किसी भौतिक घटना के संदर्भ में किसी आचरण को नैतिक अभाव अनैतिक मानता है तो उसकी नैतिक तर्क शक्ति प्राक रूढ़गत नैतिकता का स्तर कही जाती है। इस स्तर के अंतर्गत 2 अवस्थाएं आती हैं। सबसे पहली है आपकी आज्ञा एवं दंड की अवस्था और दूसरी है अहंकार की अवस्था। ये जो अवस्था होती है ये किस अवस्था में मानी जाती है? तो इसका ये आपकी है, बच्चा जब 3 से 10 वर्ष की अवस्था में होता है तब उसका जो नैतिक विकास होता है उसको हम प्राक रूढ़गत नैतिकता का स्तर बोलते हैं। और इसमें आज्ञा एवं दंड की अवस्था और अहंकार की अवस्था मुख्य होती है। कैसे होती है इसको हम डिटेल में समझते हैं आगे। सबसे पहला है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। तो कोहलबर्ग के अनुसार इस अवस्था में बच्चे का चिंतन दंड से प्रभावित होता है। परिवार के सभी सदस्य बच्चे को कुछ कार्य करने के आदेश देते रहते हैं। इन आदेशों का पालन न करने पर बच्चे को दंडित किया जाता है। इसलिए बच्चा ये सोचता है कि दंड से बचने के लिए आदेश का पालन करना अनिवार्य है, अर्थात आज्ञाओं का पालन इसलिए करता है कि वह दंडित न हो। इस प्रकार नैतिक विकास की शुरू की अवस्था में दंड को ही बच्चों की नैतिकता का मुख्य आधार माना जाता है। अब इसको समझते हैं। जैसा कि बच्चा हमारा 3 वर्ष का होता है, ठीक है, यानी ये शुरू की अवस्था है। और 3 वर्ष का जब बच्चा होता है तो शुरुआत में हम उसको क्या सिखाते हैं घर में कि अपने बड़ों का आदर करो, ठीक है, और झूठ नहीं बोलते हैं, सामान इधर से उधर नहीं फैलाते हैं, चोरी नहीं करते हैं और गुड मॉर्निंग बोलो, शोर मत मचाओ, जोर से मत बोलो, इस तरीके से सिखाते हैं। और लेकिन बच्चा जब नहीं मानता है तो फिर क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे दंड भी देना शुरू करते हैं। तो बच्चा दंड के डर से क्या करता है, नैतिकता का पालन करता है और यानी आपकी आज्ञा का पालन करता है। तो शुरुआत में उसका नैतिक विकास आज्ञा एवं दंड की अवस्था से ही शुरुआत उसकी होती है। और इसको दूसरे यानी 2 भागों में बांटा गया है। तो दूसरा स्टेज आपकी अहंकार की अवस्था, यानी बच्चा जब 10 वर्ष की अवस्था तक पहुंचता है तो उसमें क्या होता है कि इसमें जैसे कि बच्चा इस अवस्था में आकर बच्चे के चिंतन का स्वरूप बदल जाता है। जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है, वह परिपक्व होता है तो वह अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को समझने लगता है। उसके द्वारा उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यदि उसका कोई उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है तो वो झूठ भी बोलता है, ठीक है। अगर भूख लगी है तो चुरा कर खा लेता है, यानी उसको इस चीज़ का बोध नहीं होता है कि उसको ये चीज़ खानी है या नहीं खानी है। और वो इन क्रियाओं को नैतिक आचरण ही समझता है और उसमें ईगो होता है। यानी जैसे कि बच्चे के पास कोई भी वस्तु है तो वो उस वस्तु को दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। खाने की भी वस्तु होती है तो उसको भी वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। यानी सारी वस्तुएं वो खुद ही रखना चाहता है, सारे खिलौने वो स्वयं ही रखना चाहता है। लेकिन यहाँ भी हम उसको सिखाते हैं कि इसमें से कुछ खिलौने अपने छोटे भाई को दे दो, अपने दोस्तों को दे दो, और खाने की भी कोई वस्तु है तो इसमें से अपने भाई बहनों को दे दो, अपने दोस्तों को दे दो, शेयर करके खाना चाहिए। तो इस तरीके से हम बच्चे को सिखाते हैं और उसका जो नैतिक
विकास होता है तो वो शुरुआत में आज्ञा और दंड और के अनुसार होता है। दूसरी जो अवस्था है वो है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, और इसके भी दो भागों में इसको भी बांटा गया है, प्रशंसा की अवस्था और दूसरा है सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था या फिर कानून व्यवस्था। इसको कानून अवस्था भी बोल सकते हैं। तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं हम। इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वो दूसरे लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है। दूसरी ओर समाज के सदस्य बच्चों से विशेष अपेक्षाएं करने लगते हैं, और ये अवस्था आपकी होती है 10 से, ठीक है, 13 वर्ष की, यानी ये अवस्था होती है। तो बच्चा क्या है कि जो भी उसका कार्य होता है, यानी जो भी वो नैतिकता का कार्य करता है तो वो अपनी प्रशंसा के लिए करता है। उस जैसे कि उसके मित्र उसकी प्रशंसा करेंगे, उसके परिवार के लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, स्कूल में उसकी प्रशंसा होगी, पड़ोस में उसकी प्रशंसा होगी, इस तरीके से। और परिवार के लोग, समाज भी बच्चे से मतलब अपेक्षाएं करने लगता है कि वो एक संस्कारी बच्चा बने, अच्छे कार्य करे, इस तरीके से। तो बच्चा प्रशंसा की अवस्था के, यानी वो स्वयं की प्रशंसा के लिए ये सारे कार्य करने लगता है। अब सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था, यानी यहाँ कुछ जैसे कानून व्यवस्था होती है, मैं अपने निर्णय खुद लूंगा, यानी बच्चा जब 13 वर्ष की अवस्था तक पहुंचता है और ये अवस्था उसकी यहाँ से पूर्व किशोरावस्था भी शुरू हो जाती है। तो कोहलबर्ग के अनुसार समाज के ज्यादातर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को इसलिए महत्वपूर्ण मानता है कि वह उसकी प्रशंसा करता है, यानी इस अवस्था में पहुंचने से पहले बच्चा इसलिए सारे कार्य करता था कि क्योंकि उसमें उसकी प्रशंसा होती थी। लेकिन अब वह समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है, और इस अवस्था में पहुंचकर स्वयं ये समझने लगता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य को अनैतिक कहलाता है। यानी अब वो ये स्वयं जानने लगता है कि समाज के विरुद्ध जो भी हम कार्य करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, अनैतिक कहलाएगा। तो हमें समाज के नियमों के अनुसार चलना है। बच्चा यहाँ इस स्टेज पर आके, इस अवस्था में आके ये समझने लगता है। अब अगली जो अवस्था है तो ये है आपकी उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, और ये उत्तर परंपरावादी भी इसको बोलते हैं। और ये अवस्था आपकी होती है 13 से 16 वर्ष, ठीक है। और ये जो कोहलबर्ग ने इस अवस्था को रखा है ये है आपकी 13 से 16 वर्ष। कोहलबर्ग ने अपने तीसरे स्तर को भी दो उप अवस्थाओं में बांटा है। सबसे पहला है आपका सामाजिक समझौते की अवस्था, और दूसरी है आपकी विवेक की अवस्था। तो इनको भी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इस अवस्था तक आते आते व्यक्ति को नैतिक चिंतन की दिशा में पर्याप्त परिवर्तन आ जाते हैं। अब व्यक्ति परस्पर लेन देन में विश्वास करने लगता है कि व्यक्ति और समाज के बीच एक समझौता होता है। यानी इस अवस्था तक आते आते, यानी 16 वर्ष तक की बच्चा, जब 13 से ऊपर की अवस्था में जब बच्चा पहुंचता है तो वो समाज को बहुत अच्छे से समझने लगता है। वो ये भी समझता है कि समाज के प्रति मेरा भी कुछ दायित्व है, समाज के जो नियम है हमें उन नियमों का पालन करना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति उस मतलब समाज के नियमों का पालन करता है। और व्यक्ति और समाज के बीच क्या है, एक संबंध होता है, और अगर ये संबंध टूटता है तो हमें कानूनों के द्वारा, यानी परंपराओं का, नियमों का पालन करना चाहिए। क्योंकि ये जो नियम है और ये जो समाज है, ये जो कानून बनाए गए हैं, ये क्या है, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिकार देते हैं और सुरक्षा देते हैं। जैसे कि अगर व्यक्ति सामाजिक नियमों का पालन नहीं करता है, अगर व्यक्ति सामाजिक नियमों का पालन नहीं करता है तो व्यक्ति व समाज के बीच समझौता टूट जाता है। अतः अपने नियमों, परंपराओं, कानूनों के द्वारा समाज को, व्यक्ति को स्वतंत्रता, अधिकार और सुरक्षा देते हैं। अतः ऐसे नियमों का उल्लंघन अनैतिक माना जाता है। यानी इस स्टेज पर आके बच्चा स्वयं ये सीख जाता है कि अगर हम इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, अब यहाँ आज्ञा और दंड वाला नहीं है, ठीक है, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की वाली भी नहीं है। तो यहाँ बच्चा स्वयं से निर्णय लेना शुरू कर देता है। अभी ये जो अवस्था थी हमारी सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था या फिर प्रशंसा की अवस्था, इसमें बच्चा ये ज़्यादा सोचता है कि मतलब हमारी कोई प्रशंसा करे, जैसे बहुत अच्छे लड़का हो, आप तो बहुत अच्छी लड़की हो,
और इस तरीके से बनने वाली ये अवस्था होती है। लेकिन इससे ऊपर हट जाता है बच्चा और स्वयं ये सोचने लगता है कि हमें इन नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ये अनैतिक होते हैं और ये नियम हमारी स्वतंत्रता के लिए बनाए गए हैं, हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। दूसरी अवस्था है विवेक की अवस्था। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की छठी व अंतिम अवस्था यही होती है, क्योंकि इस अवस्था में पहुंचने पर व्यक्ति नैतिकता के बारे में अपना दृष्टिकोण भी विकसित कर लेता है। व्यक्ति में विवेक पैदा हो जाता है। व्यक्ति के अब अच्छे बुरे उचित अनुचित आदि विषयों पर स्वयं के व्यक्तिगत विचार विकसित हो जाते हैं। यानी कोई भी नियम है तो उसको कुछ व्यक्ति अच्छा मानते हैं और कुछ व्यक्ति उसको अच्छा नहीं मानते। यानी कुछ व्यक्तियों के लिए वो नैतिक होता है और कुछ के लिए अनैतिक होता है। तो इस लास्ट अवस्था में आते आते बच्चा उस नैतिक विचार पर यानी स्वयं का विवेक, स्वयं के विवेक के अनुसार उस पर अपने राय भी देना, अपना दृष्टिकोण भी विकसित कर लेता है कि ये कार्य सही है या गलत है। इस अवस्था में व्यक्ति अब नियमों की वैधता को भी चुनौती देने लगता है। ठीक है, क्योंकि वे नियम उसके विवेक से मेल नहीं खाते हैं। अगर उसके विवेक से वो मेल नहीं खाते हैं, अब व्यक्ति केवल विवेक के आधार पर ही जीवित रहने का आदी हो जाता है। अब व्यक्ति के लिए वही आचरण नैतिक होगा जो उसके स्वयं के विवेक का समर्थन प्राप्त कर लेगा। तो ये हमने कोहलबर्ग के कुछ नैतिक विकास के जो सिद्धांत थे वो पढ़े, और भी मैं आपके लिए अगली वीडियो लेके आऊँगी और आशा करती हूँ आपको ये नैतिक विकास आपको अवश्य समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपको उसको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगी। और मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और सीटेट की तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको ऐसी वीडियो रोज़ मिलेगी। तो आशा करती हूँ। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।